या शासकों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार को आराम में रखने के लिए संघर्ष में न पड़ते हुए एक कंप्रोमाइज का रास्ता अपनाया, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने मुगल कोर्ट का दरबारी बनना ज्यादा पसंद किया मनिस्बत की तलवार उठाने से। इसलिए प्रताप एकमात्र ऐसे उभर करके रत्न सामने आते हैं कि जिन्होंने सुख, सुविधा, पद, मान, सम्मान, अकबर का दरबारी होने की बनिस्बत उन्होंने उस अग्निपथ को चुना जहां पर आग ही आग थी, कांटे ही कांटे थे। प्रताप के कद का मुकाबला तो अकबर भी नहीं कर पाया। मेरा यह मानना है कि प्रताप के कद का मुकाबला तो और कौन कर पाएगा। कोई किसी तरह का चश्मा लगा रखा है और उसका इलाज करना है तो उस फतेहनामा को पढ़ ले। जो अकबर को ग्रेट कहते हैं वो एक बार फतेहनामा को पढ़े हैं। जो टूट जाए उसका नाम प्रताप नहीं होता है, जो दूसरे को तोड़ दे उसका नाम प्रताप होता है। कि अकबर को मोटिवेशन जो दिया युद्ध के लिए, उसमें कई मानसिंह का रोल मानते हैं। हल्दीघाटी जो हुई, और मैं बड़े गर्व के साथ में कहता हूं कि उस जो हाथी था, मानसिंह का हाथी, जो मुगल कोर्ट का हाथी था, प्रताप ने तो भाला बाद में चलाया। हमारे यहाँ के पशु ने उससे पहले मुगलिया हाथी का मान मर्दन करते हुए उससे मस्तक पर अपने दोनों टापों को लगा दिया था। आगे जो महावत है उसके सीने में भाला घुसा हुआ है और मानसिंह जो है वो ओहदे में अपने को झुका करके उसके एंगल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक वर्णन है जी। अब कोई अपनी कल्पना से कोई कैसा भी बना ले, कोई लड़ता हुआ भी विकल्प बना सकता है जी। उनका कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत काई। 2 महीने तक आसफ खां और मानसिंह गोगुंदा में 10 फीट की खाई खुदवा करके गहरी और चौड़ी अपना कैंप लगा करके पड़े रहे। अच्छा। अकबर उनको सजा देता है कि आपकी 6 महीने तक ड्योढ़ी माफ है। ड्योढ़ी माफ का मतलब होता है कि आप 6 महीने तक मुगल कोर्ट में नहीं आओगे। मुगल कोर्ट में नहीं आने का मतलब यह है कि आप शक्ल नहीं बताओगे। अच्छा। और मैं मानता हूं कि इससे बड़ा अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। कछवाहा राजवंश ने औरंगजेब तक अकबर से लेकर के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 4 मुगल शासकों तक मुगल कोर्ट के दरबारी मनसबदार बनकर के उनकी सेवाएं थी। तो साहित्य के अंदर सच्चाई कोई नहीं ढूंढता। साहित्य के अंदर सब आनंद लेते हैं। क्या लेते हैं? रस लेते हैं। साहित्य का प्राण क्या है? रस जी। और रस लेते हैं। साहित्य के अंदर सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सबसे पहले प्रताप को भगोड़ा लिखा जी। आप कल्पना कर सकते हैं? भगोड़ा लिखा। अकबर नाराज होकर उनको, मानसिंह को, आसफ खां को सजा दे रहा है। युद्ध में सामना हुआ तो मानसिंह मुकाबला नहीं करके अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। आप समझिए इन चीजों को। और फिर भी आपने इतने सालों तक पढ़ाया कि हल्दीघाटी के युद्ध में जो था वो मुगलों की सेना जीती थी। भाषण देते हुए उन नेताओं को चेतक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वेब सीरीज में अश्लीलीकरण किया जाता है तब उनका बुरा नहीं लगता है। वो मनु को बुरा लगता है, उदयपुर चैनल को बुरा लगता है, चंद्रशेखर को बुरा लगता है जी। उस समय जो मेवाड़ का कद था वो अपने आप में कद ऐसा था कि अकबर को रात को नींद नहीं आती थी अकबर को। नमस्कार दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व उदयपुर नगर निगम में एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस कवि सम्मेलन में कवि गौरव चौहान की कुछ पंक्तियां थी, उस पर एक बड़ा विवाद हो गया और उस विवाद के बाद में हमने एक खबर चलाई थी कविता पर सियासत। मेवाड़ से लेकर ढूंढाड़ तक उबाल ही उबाल।
तो उसके बाद में जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये विवाद वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इतिहास का कम ज्ञान है। क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह से मानसिंह जी को महाराणा प्रताप से ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये मेवाड़ के लिए थोड़ा सा अफसोसजनक है और सब मेवाड़ चिंता कर रहे हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करें और महाराणा प्रताप के इतिहास की बात करें, तो एक शख्स ऐसा है जिसने प्रताप पे खूब शोध किया है और वो पहले पीएचडी होल्डर हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप पे शोध किया है। इसी के साथ एक बड़ा जो इतिहास बदलने वाला जो काम है, अकबर महान की जगह प्रताप महान करने में भी उनका पूरा का पूरा श्रेय उनके जाता है। तो चंद्रशेखर जी शर्मा हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज पूरे मसले पर उनसे बातचीत करेंगे कि वो जो इतिहास उन्होंने जो शोध किया था उसमें क्या। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज चैनल में। और हल्दी घाटी से शुरू करें या महाराणा प्रताप से शुरू करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि मध्यकाल का जो भारत का इतिहास है, उस मध्यकाल के भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो इस हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम थी और उस मुगलिया सल्तनत से जो दो दो हाथ करने वाले लोग थे उनमें बहुत ही गिने चुने लोग थे। और ये मेवाड़ की एक परंपरा रही थी कि सांगा ने भी किए और प्रताप ने भी किए। इसको लेकर के मध्यकाल की एक प्रवृत्ति हमें यह भी देखने को मिलती है कि लोगों ने या शासकों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार को आराम में रखने के लिए संघर्ष में न पड़ते हुए एक कंप्रोमाइज का रास्ता अपनाया, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने मुगल कोर्ट का दरबारी बनना ज्यादा पसंद किया मनिस्बत की तलवार उठाने से। लेकिन मध्यकाल में इसीलिए मेवाड़ को एक अपवाद के रूप में माना जाता है, जहां पर मध्यकाल का अगर हम मुगल शक्ति का अगर एवरेज निकालें तो अकबर उस समय एज ए वर्ल्ड पावर था, इतना शक्तिशाली सम्राट था जी। और उसके सामने मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया और जो अकबर का सपना था कि एक छत्र एक राज पूरे भारत का शासक बनना, उस सपने को प्रताप ने कभी भी पूरा नहीं होने दिया। एक स्वप्न ये था कि मैं शेर को पिंजड़े में बांधना चाहता हूं, अकबर की इच्छा थी कि प्रताप को कैद कर लिया जाए या प्रताप को मार दिया जाए, लेकिन ये सपना भी जो था वो प्रताप ने कभी भी अकबर का पूरा नहीं होने दिया। इसीलिए हम इतिहास में, मैं मानता हूं कि भारत के स्वर्णिम इतिहास में अगर मध्यकाल को हम देखें तो मेवाड़ की जो संघर्ष धर्मिता है और प्रताप का जो सुख सुविधाओं को त्याग करके, अपने परिवार की सुख चिंता न करके, अपनी मनसबदारी, बड़ी से बड़ी मनसबदारी के चार चार ऑफर को ठुकरा करके अपनी उन मानव मूल्यों के लिए संघर्ष करना, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वाभिमान मैं मानता हूं कि मानव जाति का आभूषण है जी। और मध्यकाल के अंदर प्राय राजपूताना के भी सभी शासक वो इस आभूषण से हीन थे और इस आभूषण को पहनने का श्रेय एकमात्र महाराणा प्रताप को जाता है, जिन्होंने इन आभूषणों को धारण किया था। इसीलिए महाराणा प्रताप को हम देखते हैं कि कोई प्रांतीय स्तर पर नहीं, कोई देश के स्तर पर नहीं, पूरा वैश्विक स्तर प्राप्त है। आज विश्व के स्तर पर महाराणा प्रताप को जाना जाता है, पहचाना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है जी। और इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ तो उनको प्रातः स्मरणीय कहा जाता है। तो बात यह है कि आप संघर्ष जो कर रहे हैं वो संघर्ष व्यक्तिगत स्वार्थ का है या मानव मूल्यों के लिए जी। और प्रताप का जो संघर्ष है वो प्रताप का संघर्ष आप देखें कि उचित लक्ष्य के लिए, उचित सिद्धि के लिए, उचित साधनों का प्रयोग प्रताप ने इस युद्ध में किया है जी। जैसे कि अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम को अमर सिंह के द्वारा जब शेरगढ़ के वहां से ले आया गया, तब प्रताप ने ससम्मान उनको वापस अपनी जगह भिजवाया और ये कहा कि स्त्री चाहे दुश्मन की भी हो लेकिन वो हमारे लिए पूजनीय होती है, ये हमारी संस्कृति है। तो प्रताप का जो एक संघर्ष है मध्यकाल के अंदर आप देखेंगे, या तो प्रताप ने शीर्षासन किया हुआ था या दूसरे सभी लोगों ने शीर्षासन किया हुआ था। इसलिए प्रताप एकमात्र ऐसे उभर करके रत्न सामने आते हैं कि जिन्होंने सुख, सुविधा, पद, मान, सम्मान, अकबर का दरबारी होने की वनिस्पत
उन्होंने उस अग्निपथ को चुना जहां पर आग ही आग थी, कांटे ही कांटे थे। इसीलिए आज 500 सालों के बाद में भी हम महाराणा प्रताप का जो नाम है वो हमारे शिराओं में शौर्य बढ़ता है। जी, मानसिंह जी की कभी महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई? मुलाकात मानसिंह जी की 2 बार हुई थी। जब वो अकबर के दूत बन करके जब उन्होंने डूंगरपुर को फतेह किया था, तब लौटते हुए मेवाड़ के साथ में अकबर के दूत का कार्य किया और उदय सागर की पाल पर उनका आना हुआ। वो एज ए मैसेंजर थे, उनके साथ में मुगलिया सेना थी, उनकी सेना भी थी। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि एक भय का वातावरण क्रिएट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं उस मुगल कोर्ट का, अकबर की कोर्ट का सर्वे सर्वा सबसे लाडला व्यक्ति हूँ और मेरे पीछे पूरी सेनाओं का बल है। और चूंकि उस समय राजपूत जो शक्ति थी उसमें वो युवा थे, तो एक मैं मान सकता हूँ युवावस्था का जो एक बल है वो भी उसके पीछे कहीं न कहीं उनके मानसिकता में था। और प्रताप को वो प्रभावित करना चाहते थे और प्रताप को भय की मानसिकता से भी ग्रस्त करना चाहते थे कि वो अकबर के साथ में कंप्रोमाइज कर ले और अकबर की शर्तों को स्वीकार करते हुए वो उन्हीं की तरह मुगल कोर्ट का एक मनसबदार बन जाए। जैसे कि मानसिंह और मानसिंह के पिताजी, मानसिंह के दादाजी सबसे पहले जो है मुगल कोर्ट के दरबारी बन गए थे, मनसबदार बन गए थे। वैसा एटीट्यूड वो प्रताप से भी चाहते थे। लेकिन प्रताप ने, क्योंकि उस समय मानसिंह की जो हैसियत थी वो आमेर घराने में कुंवर की थी, इसलिए प्रताप ने भी कुंवर वांवड़ सिंह को उनके बातचीत करने के लिए भेजा। क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि राजा से राजा बात करता है और कुंवर से कुंवर बात करता है। आज भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति आते हैं तो राष्ट्रपति वेलकम करते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री, इस तरह का एक प्रोटोकॉल आज भी बना हुआ है। तो उसी प्रोटोकॉल का जो पालन था, ये हमारे राजतंत्र से आया हुई जो गुण है उसकी पालना आज भी हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में। तो बातचीत हुई थी, उन्होंने साम दाम दंड भेद, हमारे यहाँ 4 नीतियां मानी गई, उन चारों नीतियों का प्रयोग करते हुए, लेकिन प्रताप के मनोमस्तिष्क में कोई विकल्प नहीं था। प्रताप तो संकल्पित पुरुष थे, क्योंकि उनके अंदर तो वो 3 साके जो हुए थे, 3 जौहर जो हुए थे, उसकी ज्वालाएं जलती थी अंदर। वो ज्वालाएं जलती हुई उनको महसूस होती थी, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि ये सपने में भी सोचना, जो एक विदेशी शासक है जो विदेश से आया है, आप कुछ भी मान लें, आप चाहे 2 पीढ़ी पहले आए चाहे 3 पीढ़ी पहले आए, लेकिन उनका डीएनए तो विदेशी था मुगलों का। अफगानिस्तान से वो आए थे, वो भारत में रहने लग गए, यहाँ सुख सुविधाएं मिल गई। आप बाबरनामा पढ़िए, बाबरनामा के अंदर स्पष्ट उल्लेख आता है कि बाबर अफगानिस्तान की वहां की आबो हवा से, वहां के संघर्ष के जीवन से इतना परेशान हो चुका था कि भारत में आने के पे उसको लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सभी ऋतु हैं, सभी तरह के फल हैं। तो वहां वो परेशान थे, तो यहाँ उनको रहना ही था। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने अपना लिया। अरे, सुख सुविधाओं को तो हर कोई अपनाता है, वो अपनाना होता है। कष्टों में भी हम अपनी मातृभूमि को अपनाएं, उसको अपनाना कहते हैं, उसके प्रति हम त्याग रखें, वो अपनाना होता है। तो ये एक फालतू की चीजें मानता हूं मैं इसको लेकर के। और उस समय मतलब कि एक विदेशी शासक की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, मैं मानता हूं कि देशभक्ति का इससे बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता जी। चाहे हमारे 1857 की क्रांति हो, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, चाहे 1947 का हमारा स्वतंत्रता का समर हो, आप देखिए कि दोनों के अंदर प्रताप जो है वो आजादी की प्रेरणा के रूप में उभर करके सामने आए हैं। 1857 में भी उन्होंने सबको प्रेरणा दी उनके व्यक्तित्व ने, और 1947 में भी आप देखें गणेश शंकर विद्यार्थी नागपुर से आकर के हल्दी घाटी की मिट्टी को लेकर के जाते हैं और अपनी पत्रकारिता का पहले पत्र का, समाचार पत्र का नाम प्रताप रखते हैं, और पहले जो एडिटोरियल है वो प्रताप को समर्पित करते हैं। तो आप सिर्फ प्रताप मेवाड़ के नहीं थे उस समय, स्वतंत्रता के आंदोलन में आप देखें, आप देखें कि बंगाल के अंदर जितना संघर्ष हुआ, उन संघर्ष के स्थानों का नाम जो वहां के लोगों ने दिया, नव भारतेर हल्दी घाटी, ये चीजें कुछ कहती है कि प्रताप का क्या कद था। तो प्रताप के कद का मुकाबला तो अकबर भी नहीं कर पाया। मेरा ये मानना है कि प्रताप के कद का मुकाबला तो और कौन कर पाएगा जी।
बात हल्दी घाटी दिवेर की करें तो पिछले 10-15 सालों से बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए कि मेरा ये मानना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है जी वो पूरे 4 साल की तैयारी के बाद में हुआ। जी 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया उदय सिंह जी के समय। जी उदय सिंह जी ने अपने सामंतों की राय से एक गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए उन्होंने गिरवा की पहाड़ियों में आकर के अपना एक मोर्चा खोला और सेनाओं का अधिकांश मोर्चा चित्तौड़ में रहने दिया। उसके बाद में वहां पर अकबर ने किले को फतेह किया बारूद के द्वारा। जी और जो आंकड़ा दिया गया है वो पर्शियन सोर्सेज ने दिया है कि 30,000 निहत्थे लोगों का, निर्दोष लोगों का कत्लेआम अकबर ने किया और उनके सरों को काट करके उसके ऊपर बैठ करके अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जी ये हमारा कोई लोकल सोर्सेज या राजपूत हिस्ट्री नहीं कह रही, ये इसका सोर्स है पर्शियन सोर्सेज, जी वो लिख रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि जो 30,000 का आंकड़ा वो दे रहे हैं वो निश्चित रूप से 50,000 का आंकड़ा होगा, क्योंकि उस समय चित्तौड़ के आसपास की लगभग सारी जो जनता थी वो युद्ध की स्थिति में, किला इतना बड़ा है कि किले इसलिए बड़े बनाए जाते थे कि उसके अंदर आकर के रहे ताकि जन धन की हानि नहीं हो, और उनका कत्लेआम किया गया और गाजी की उपाधि धारण की और फतहनामा जारी किया। वो फतहनामा आज भी इतिहास में उपलब्ध है, कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अगर कोई किसी तरह का चश्मा लगा रखा है जी और उसका इलाज करना है तो उस फतेहनामा को पढ़ लें। जो अकबर को ग्रेट कहते हैं वो एक बार फतेहनामा को पढ़ें कि जो नर मुंडों के ऊपर बैठ करके गाजी की उपाधि धारण कर रहा है उसको आप कैसे महान कह सकते हैं। देखिए, महान होने के जो लक्षण होते हैं वो मानवता को लेकर के होते हैं। जो देश काल परिस्थिति वातावरण सबको आगे बढ़ते हुए लास्ट तक आज प्रताप के सारे मूल्य हमारे सामने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मूल्यों के लिए मनोज जी हैं। तो ये जो एक संघर्ष उस समय हमें देखने को मिलता है और जो प्रताप का जो एक विकल्पहीनता थी कि नहीं, मैं सिर्फ संकल्प था प्रताप के अंदर कि मुझे मतलब कि उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करना है। इसलिए आप देखें, मैं कभी कभी कहता हूं कि 1568 में वो पर्शियन सोर्सेज लिख रहे हैं कि जब हमने किले को तोड़ने के लिए हम थक गए तो हम तोपे लाए, तो तोपों को रखने के लिए जब चबूतरे बनाने थे तो हमने मेवाड़ के जो मजदूर थे, लोग थे, उन्हीं को सोने की गिन्नियों का लोभ दिया। तो जो चीज हम सोच रहे थे कि 30 दिन में बनेगी वो 10 दिन में बन गई, पर उन मूर्खों को ये पता नहीं था कि ये उन्हीं का किला तोड़ने के काम आएगी। ये 1568 का उदाहरण है जी और 1576 का उदाहरण है। वही पर्शियन सोर्सेज लिख रहे हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जब हम प्रताप कहाँ है ये पता करने के लिए, उसके बाद लगातार जगन्नाथ कछुआ के अभियान में, अलग अलग अभियानों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो आते रहे, लेकिन कोई भी गरीब से गरीब फटे कपड़े वाला व्यक्ति भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं था, चाहे उसको कितने ही सोने की असरपियां दे दो, कि प्रताप कहाँ है। जी तो 8 साल के अंदर एक पीढ़ी नहीं बदलती मनोज जी। 8 साल के अंदर चरित्र बदल दिया प्रताप ने, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। जी प्रताप के कारण, क्योंकि प्रताप ने वो सादा जीवन अपनाया था। जी प्रताप के पास पैसे की कमी नहीं थी या किसी पैसे का मोहताज नहीं था, घास की रोटियां नहीं खाई थी, वो सादा जीवन अपनाया था कि जैसा मेरे वनवासी बंधु, मेरे जो सामान्य जनता जैसा भोजन कर रही है वैसा मैं भी करूंगा। मैं एसी के अंदर बैठा रहूं, आज जैसा आज होता है ये बड़े बड़े नेता एसी में बैठे रहते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और दूसरे यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष करते हैं। ये चीजें नहीं होती उस समय। कम से कम उस मामले में तो प्रताप का, जिसको नेतृत्व कहते हैं, कि प्रताप ने सड़क पे जाकर के नेतृत्व किया है और वैसा जीवन जिया है कि एक राजा नहीं, एक सेनानी जैसे, दूसरे जैसे जीवन जी रहे थे। इसलिए प्रताप के लिए तो कहते हैं पूरे मेवाड़ को उन्होंने सेनानी बना दिया। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा करेक्टर। तो उस समय ये मान सिंह की जो मुलाकात हुई, मान सिंह इस गलतफहमी में थे कि कहीं न कहीं ये चीज हो जाएगी कि मेरी सेना बल देख करके, मेरा कद देख करके
मेरा ये जो शौर्य देख करके हम सभी जितने भी मेवाड़ के अलावा जितने राजपूताना के स्टेट हैं, हम सभी जो हैं अकबर के दरबारी हैं, तो हम सभी का प्रभाव देख करके कहीं ये टूट जाएंगे। जो टूट जाए उसका नाम प्रताप नहीं होता है, जो दूसरे को तोड़ दे उसका नाम प्रताप होता है। और ये चीज हमें पहली मुलाकात में देखने को मिलती है। ऐसा मानते हैं कि मानसिंह रुष्ट होकर के गया जी। और इसलिए बहुत से इतिहासकार तो ये मानते हैं कि अकबर को मोटिवेशन जो दिया युद्ध के लिए उसमें कहीं मानसिंह का रोल मानते हैं। हल्दी घाटी जो हुई और आगे जाकर के हल्दी घाटी का युद्ध होता है जी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उसमें दोबारा आमना सामना होता है युद्ध में जी। आप देखिए सबसे बड़ी विडंबना है ये कि आक्रमण करने के लिए मुगल सेना आई है। 2 महीने वो मांडलगढ़ पड़ी रही है। फतेहपुर सीकरी से मुगलों की सेना आई, मुगल अजमेर में आकर के विभिन्न जो अकबर के जो दरबारी राजपूत थे उनकी सेनाएं आकर के मिली है। जयपुर वगैरह की इनकी जो सेनाएं थी राजपूतों की, वो सेना आकर के उस सेना में शामिल हुई है। वो सेना वहां से कूच करती हुई मांडलगढ़ आई है क्योंकि मांडल पर उनका अधिकार था, चित्तौड़ और मांडल पर। तो मांडल में रुकी रही कि प्रताप मैदान में आए क्योंकि वो तो तोपों से लड़ना चाहते थे। जब से बारूद का आविष्कार हुआ, बाबर तोपे लेकर के आया, सांगा को इसीलिए पराजित किया, इब्राहिम लोधी को इसीलिए पराजित किया कि बारूद से लड़ना है। लेकिन प्रताप ने इस स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया। प्रताप पहाड़ी में ही रहे और बाध्य होकर के उनको यहाँ आना पड़ा। यहाँ आकर के मोलेला में उन्होंने कैंप लगाया, लेकिन उस हल्दी घाटी को एक दिन पहले देखने के लिए निकले तो उनको लगा कि यहाँ तो कैसे लड़ेंगे, यहाँ तो तोपें ही नहीं आती। वो तो तोपों से लड़ने वाले लोग थे। प्रताप ने आधा विफल तो उनको पहले ही कर दिया। तो युद्ध नीति का प्रताप जैसा जो है मैं मानता हूं कि बुद्धिमान व्यक्ति और कौन हो सकता है कि आधी उनकी जो ताकत थी वो काम नहीं आए, ऐसी स्थिति में मुगल सेना को खड़ा कर दिया और वो आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। और आक्रमण करने का जो इनिशिएटिव है, जो करने आया है वो आक्रमण नहीं कर रहा है, प्रताप दूसरे दिन सुबह आक्रमण कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव प्रताप ले रहे हैं जी। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए प्रताप का हौसला क्या था। और जब उस युद्ध के अंदर मानसिंह नजर आया तो मानसिंह के ऊपर सीधा चेतक जो है, ऐसा मेरा मानना है कि चेतक को ये पता था कि हमारा मेवाड़ का है, हमारा शत्रु कौन है। चेतक खुद मानसिंह के पास पहुंच गया और मैं बड़े गर्व के साथ में कहता हूं कि उस जो हाथी था, मानसिंह का हाथी, जो मुगल कोर्ट का हाथी था, प्रताप ने तो भाला बाद में चलाया, हमारे यहाँ के पशु ने उससे पहले मुगलिया हाथी का मान मर्दन करते हुए उससे मस्तक पर अपने दोनों टापों को लगा दिया था। हमारा यहाँ का पशु भी जो था वो इतना स्वाभिमानी और इतना स्वतंत्रता प्रेमी था कि प्रताप का तो भाला बाद में चला है, हमारे चेतक ने पहले मान मर्दन कर दिया उनके मुगलिया हाथी का। मानसिंह का मान मर्दन तो प्रताप ने बाद में किया, लेकिन उसके पहले चेतक ने उस हाथी का मान मर्दन कर दिया। और प्रताप के भाले के वार के समय मानसिंह जो उस हाथी के ओहदे में छुप करके, सारे ऐतिहासिक इसकी एविडेंशियल है कि छुप करके अपने प्राणों की रक्षा की। महावत मारा गया, महावत के मरने से हाथी इम्बैलेंस हुआ और हाथी वहां से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तो ये एक दृश्य है, ये दूसरी मुलाकात का अवसर ये है। मैं कितनी बार कहता हूं कि मानसिंह को और आसफ खां को जॉइंटली मुगल सेना का सेनापतित्व सौंपा गया था जी। और पहली बार युद्ध के मैदान में आमना सामना हो रहा था जी। और जिसके ताकत पर अकबर ने अपनी मूंछों पे नींबू ठहरा रखे थे। पहली बार युद्ध में आमना सामना हुआ तो वहां पर सामना करना चाहिए था। यही वीरता का परीक्षण हो जाता है जी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ये जो प्रतीक चिन्ह हम देखने को मिलते हैं कुछ जगह, हाथी और घोड़े वाला हो, सारा जो हाथी तो उसमें कहीं न कहीं जैसा आपने बताया पुरानी किताबों हमने पढ़ा तो उसमें अभी जो दिखाया जा रहा है अभी वाले जो रूप में मानसिंह सीधे खड़े हुए दिखते हैं उसमें, और उनके बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या कहना? क्योंकि पुरानी जो किताबों में देखो वो मैं मानता हूँ कि वो उन्होंने अपनी कल्पना की जी। इतिहास संबत वो स्टेचू मैं नहीं मानता हूँ जी, क्योंकि इतिहास में जो वर्णन है उस वर्णन को अगर हम पढ़ेंगे तो वो जो शेप बनता है वो शेप बनता है कि आगे जो महावत है उसके सीने में भाला घुसा हुआ है और मानसिंह जो है वो ओहदे में अपने को झुका करके
उसके एंगल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक वर्णन है। जी अब कोई अपनी कल्पना से कोई कैसा भी बना ले, कोई लड़ता हुआ भी विकल्प बना सकता है, जी उनका कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। जी। लेकिन मैं इतिहासकार हूँ, इतिहास की बात करूंगा तो इतिहास की खरी खोटी है। मान सिंह जी के बारे में भी बताते हैं जैसा कि वो अजय रहे हमेशा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ये मैंने तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं। वो जो नीचे कमेंट आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे नहीं, हैं, देखिए तो वो जो कमेंट वो किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए मनु जी की, इसीलिए आपसे थोड़ा सा नहीं नहीं मनु जी, ऐसा है जी जो इतिहास जानते नहीं उनसे इतिहास की चर्चा करना, मैं मानता हूँ कि जो हमारे संस्कृत में कहा गया है जी क्या, कि अगर आप किसी विषय के जानकार हैं, जैसा बिहारी ने कहा है, एक दोहा है बड़ा प्यारा, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही रे गंधी मति अंध तू इत्र दिखावत काई। एक इत्र बेचने वाला एक ऐसे गांव में चला गया, वहां जाकर के उसने कहा साहब ये मेरा इत्र है। तो लोगों ने हाथ में लिया, उसको चखा और फिर कहने लगे साहब बहुत मीठा है। तो वो कवि कह रहा है, बिहारी कह रहे हैं कि रे गंधी, हे गंध बेचने वाले, इत्र बेचने वाले, तू मति अंध है, तू मति का अंधा है, तू इत्र किसको बता रहा है? तो मनु जी जो इतिहास, जो एकेडमिक लोग हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वहां पर इन चीजों की एक उत्तर देने की, मैं मानता हूं कि बात करने की जो इच्छा है वो होती है। अब इन चीजों को, इन चीजों का कि अपने मन मुताबिक अपने को आप किसी की भी मूर्ति कर लो, उसको वैसा मान लो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपकी कल्पना शक्ति आपकी जो भी है, आप जिसको आइडल मानते हो, आप जिसको अच्छा बनाना चाहते हो, उसके लिए आप कुछ भी कहें आप क्या। इसके लिए मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। और ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप देखिए कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में 2 महीने तक आसफ खां और मान सिंह गोगुंदा में 10 फीट की खाई खुदवा करके, गहरी और चौड़ी, अपना कैंप लगा करके पड़े रहे। अच्छा, इतिहास कह रहा है ये बातें, चंद्रशेखर तो बाद में पैदा हुआ है। इस भय की मानसिकता में अगर जीते हुए होते तो खाई क्यों खुदवाते? खाई कौन खुदवाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा कौन करता है? जो डरता है। और फिर किस मुंह को लेकर के मुगल कोर्ट में जाएं, क्योंकि हमें जो टास्क सौंपा गया था वो टास्क पूरा नहीं हुआ। फिर अकबर नाराज होकर के इनको तलब करता है कि आप मुगल कोर्ट में हाजिर हो। वहां जाकर के जब अकबर उनको सजा देता है कि आपकी 6 महीने तक ड्योढ़ी माफ है। ड्योढ़ी माफ का मतलब होता है कि आप 6 महीने तक मुगल कोर्ट में नहीं आओगे। मुगल कोर्ट में नहीं आने का मतलब यह है कि आप शक्ल नहीं बताओगे। अच्छा। और मैं मानता हूं कि इससे बड़ा अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और हल्दीघाटी का जो रिजल्ट था वो वेरी फर्स्ट डे अकबर को पता लग गया। बाकी वो अपने सबसे प्रिय मान सिंह अकबर को सबसे प्रिय थे और उनको वो उपाधि मिली हुई थी जो और किसी को नहीं मिली। फरजंद की उपाधि थी जी। मान सिंह की जो उपाधि थी फरजंद, और फरजंद का मतलब होता है बेटा। अच्छा। आप देखिए दूसरे आप कछुआओं को मिर्जा की उपाधियां मिली है, वो सब मिली है, सवाई की मिली है ना। लेकिन मान सिंह को तो फरजंद की उपाधि मिली थी। फरजंद का मतलब होता है बेटा। उससे इतनी खिन्नता हो गई कि कहा 6 महीने तक आपकी ड्यूटी माफ है। और उसके बाद में भविष्य में मेवाड़ के अभियान पर नहीं भेजा गया। भाई साहब आपकी पोस्टिंग हमेशा के लिए हटा दी जाए वहां से। आप समझ सकते हैं जो प्रशासनिक फेरबदल होते हैं, ये इस आदमी इनको कभी भी उस पोस्टिंग पे नहीं लगाया जाए। बिहार बंगाल भेजा गया लेकिन मेवाड़ की पोस्टिंग से फिर कभी भी फ्यूचर में न तो मान सिंह ने लगने की इच्छा की न अकबर ने उनको लगाया। उनके भाई को बाद में लगाया जगन्नाथ कछवा को, और जगन्नाथ कछवा की जहाजपुर के पास मेवाड़ के साथ युद्ध हुआ, उसमें उनकी डेथ भी हुई। जगन्नाथ कछवा यहाँ पर खेत रहे युद्ध के अंदर प्रताप के खिलाफ युद्ध में, जहाँ पर ये भीलवाड़ा और जहाजपुर के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अजेयता जो आप कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। मैंने तो हल्दीघाटी का बहुत एक विशद ढंग से पहला काम किया और एविडेंशियल प्रूफ के आधार पर किया है। तो मैं मानता हूं कि या तो अजेयता की परिभाषाएं बदलिए, या मैं जिसको अजेयता समझता हूं
उसको लोग नहीं समझते हैं या दूसरे नहीं समझते हैं। अजय का मतलब तो ये होता है कि जो मैं प्रताप को कह सकता हूँ कि प्रताप अजय थे। जी, जयपुर राजघराने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जयपुर राजघराने और अकबर के क्या रिश्ते थे? क्योंकि काफी लोग बताते हैं कि वहां की राजकुमारी से शादी हुई थी देखो- और कोई कहता है कि दासी से शादी करा के भेज दिया था। ये इसमें देखो क्या उसको लेकर आपकी- के मेरा अध्ययन जो है विशाल, मेरा जो डीपली अध्ययन मैंने किया है जी वो मैं हल्दी घाटी के ऊपर, प्रताप के ऊपर, जी मेवाड़ के ऊपर, जो एक मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरा एक आधिकारिक क्षेत्र है जी जी जिसमें मैं किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकता हूँ। जी और वहां का जो है जो इतिहास लिखा गया था, जो मैंने भी पढ़ा, जो दूसरे भी पढ़ते हैं और आज भी वो अवेलेबल है, उसमें यही माना जाता रहा है, जैसा कि कर्नल टॉड ने भी लिखा है, अनेक ग्रंथ ऐसे आपको मिलेंगे जी। जिसमें उनके सामाजिक संबंधों को लेकर के पीढ़ीगत पीढ़ी चर्चा की गई है। जी तो ऐसा मेरा मानना है कि जो इतिहास अवेलेबल है उसमें तो अभी तक ये प्रामाणिक रूप से आया है कि उनके सामाजिक संबंध स्थापित हुए थे, उनके अच्छे संबंध थे लगातार, मतलब कि यहाँ की राजकुमारियों ने उनको उनके उत्तराधिकारी भी दिए, जी उत्तराधिकारी भी वो बने हैं हम्म, क्या। तो आप ये देख सकते हैं कि एक परंपरा जो है लगातार रूप से चली है और लगभग कछवाहा राजवंश ने औरंगजेब तक अकबर से लेकर के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जी चार मुगल शासकों तक मुगल कोर्ट के दरबारी मनसबदार बनकर के उनकी सेवाएं दी। जी ये इतिहास का सत्य है। जी। उदयपुर के कवि सम्मेलन में कवि प्रताप की कविताएं पढ़ता है और उससे खुश होकर महाराज कुमार साहब उसको शॉल उड़ा देते हैं। वही वीडियो वायरल होता है और उसके बाद में महाराज कुमार साहब को भी भला बुरा कहा जाता है या उस कवि को भी कहा जाता है और फिर वो कवि माफी भी मांगता है। तो मैं आपने भी वो देखा होगा, तो नहीं, उसमें मैं क्या महाराज गलत था? कुमार को लेकर के, क्योंकि महाराज कुमार का कंसेप्ट भी यहाँ पर एक अलग ढंग से है, जी क्योंकि विश्वराज सिंह जी जो है उनको महाराज कुमार, भाई जो एक परंपरा चली आ रही है, इनको भी महाराज कुमार, तो कौन से महाराज कुमार? जी हाँ, तो लक्ष्यराज जी मेवाड़ वो तो आप देखा होगा ना उस वीडियो नहीं, में। हाँ वो मैंने देखा है, लेकिन चूंकि इसको लेकर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर, हाँ, बड़े भाई के बच्चे को ऐसा नहीं करते रहते, लेकिन नहीं, प्रजातंत्र के अंदर, हाँ। मनु जी हमारे प्रजातंत्र को आए हुए मैच्योर हो चुका है, 75 साल हो गए जी जी क्या। और मैं मानता हूं कि व्यक्ति से जितनी व्यक्ति की दूरी रहेगी उतने उपद्रव ज्यादा होंगे। जी और ये जो नाम शब्द वगैरह जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर दूरियां पैदा करते हैं। जी मैं एक इतिहासकार के नाते भी, मेवाड़ का बासिंदा होने के नाते भी, और डेमोक्रेसी में जी रहा हूँ, इसलिए इन चीजों को मानता हूँ कि हम सम्मान दें, वो हमारा एक संस्कार है। लेकिन ये इस तरह के जो उस समय के जो सामंती युग के जो नाम है, सामंती युगीन नाम है, डेजिग्नेशन है सामंती युग के, जिसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, बहुत पीछे छोड़ दिया है और हमें आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे से चलिए आप बताइए, कवि गौरव चौहान और लक्ष्यराज जी मेवाड़ जो है उनको शॉल उड़ाते हैं, उनके पूर्वज के बारे में जो कविताएं बखान करते हुए खुश होके वो करते हैं। इस सीन के बाद में विरोध चालू हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खाली उस सीन, पर्टिकुलर उस सीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद जो जयपुर ढूंढाड़ के साइड के जो सारे वो थे, वो आहत हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर दी। लेकिन ठीक है, एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में अच्छी बात ही थी। क्या कहेंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए कि मैं मानता हूँ कि जो काव्य जगत है जी, वो काव्य जगत बड़ा निराला जगत है। जी, मैं 25 साल हो गए मुझे प्रताप पर पहली पीएचडी की हुए, लगभग मेरी 5 किताबें आ चुकी है और एविडेंशियल प्रूफ के आधार पर मैंने सिद्ध कर दिया था कि प्रताप ने कभी भी घास की रोटी नहीं खाई। घास की रोटी बन भी नहीं सकती, कोई बना भी नहीं सकता और कोई खा भी नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि मेवाड़ के जो आज भी जो गांव हैं उनमें कम से कम कोई घास की रोटी खाने के लिए तो बाध्य नहीं होता है। इतनी तो सदा सहिता मेवाड़ के ग्रामीणों में बची हुई है, इतनी मानवीयता है अभी भी गाँव में, शहरों की बात नहीं कर रहा। तो आज से 500 साल पहले भी प्रताप जैसे एक लीडर के लिए, जिसको सब अपने कीका मानते थे, अपना बेटा मानते थे, कीका यानी बेटा, वो घास की रोटी खाए और मेवाड़ की जनता रोटी खा रही है, जस्ट इम्पॉसिबल। तो ये, लेकिन काव्य ने उसको ऐसा अमर कर दिया,
आप देखें कि आज 25 साल बाद भी मैं उस घास की रोटी को साफ नहीं कर पाया हूँ। आज भी मैं देखता हूँ कि बड़े से बड़ा आदमी इस संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भारत के डेमोक्रेसी के नेता, आश्चर्य होता है मेरे को कि वो भी अपने भाषण को लच्छेदार बनाने के लिए या जनता में प्रभावी बनाने के लिए या तालियां बजवाने के लिए वो कहते हैं कि प्रताप ने हल्दी वो घास की रोटी खा करके संघर्ष किया। तो ये साहित्य की एक लक्षणा शक्ति है। साहित्य के अंदर शब्द की 3 शक्तियां मानी गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का सीधा अर्थ लिया जाता है, लक्षणा किसी को लक्षित करके कहा जाता है, और व्यंजना शक्ति किसी पर सटायर होता है, व्यंग होता है, और इसके आधार पर काव्य चलता है। और लोग इसको क्या करते हैं, लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है और उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। आप देखें पातल और पीतल, ऐतिहासिक दृष्टि से उसके कोई प्रमाण नहीं है कि प्रताप द्वारा कभी भी ऐसा कोई, मतलब आश्चर्य होता है मेरे को जब 4-4 संधि प्रस्ताव वहां से आ रहे हैं मुगल कोर्ट से, तब प्रताप संधि प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको मनसबदारी का सबसे बड़ा, मान सिंह से भी बड़ा पद आपको मिलेगा, तब भी प्रताप तैयार नहीं हो रहे हैं। और खाली वो बिल्ली रोटी ले गई उससे मतलब कि वो इतने वो हो गए कि उन्होंने पत्र लिख दिया। नानो सो अमरियो, उस समय अमर सिंह की उम्र हम निकाले थे 21 साल होती है। अगर इवेंट को देखें, हल्दी घाटी के बाद के जो एज ग्रुप देखे हम, नानो सो अमरियो। और यहाँ तो क्षत्रियों के लिए कहा गया कि बरस 18 क्षत्रिय जी आगे जीवन को धिक्कार। 18 साल तक क्षत्रिय जीता है पूर्णायु, आगे तो जीवन ही धिक्कार है। ये जज्बा मध्यकाल का माना गया है उस समय। तो अब लेकिन वो पातल और पीतल इतनी लोकप्रिय हो गई। तो साहित्य के अंदर सच्चाई कोई नहीं ढूंढता, साहित्य के अंदर सब आनंद लेते हैं। क्या लेते हैं? रस लेते हैं। साहित्य का प्राण क्या है? रस। और रस लेते हैं। साहित्य के अंदर सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैंने वो एपिसोड देखा तो मुझे भाई वो जो जिस ढंग, कोई अलग ढंग हो सकता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट तो इतिहास में जो चीज आई है वो चीजें हैं उसमें, लेकिन कहने के ढंग पे बहुत सी चीजें डिपेंड कर जाती है कि किस ढंग से कही जा रही है, उसको लेकर के क्या फॉलो अप हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतिहास की बात करूंगा। और इतिहास की बात यह है कि मैंने भी आपको जो अपने मेवाड़ को छोड़ के जो रजवाड़े हैं, राजपूत हैं, हाँ, या उस तरफ के जो लोग हैं, वो इस पे आपत्ति जता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब भले ही आप इतिहास को पढ़ना चाहिए। क्षेत्रीयता की भावनाएं जो है वो कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए विध्वंसक है जी। क्या जी। और इतिहास देखो, इतिहास होता है इसके लिए कि अगर इतिहास में मेरे बाप दादों से भी अगर कोई गलती हुई है तो मुझे उसका सबक लेना चाहिए जी। इतिहास सबक लेने के लिए, इतिहास हमारा शिक्षक है। इतिहास भागने के लिए नहीं है, इतिहास स्वीकार करने के लिए जी। इतिहास से भागना नहीं है, आपको इतिहास से सीखना है। और इतिहास का मतलब ही सत्याग्रह है। सत्य के प्रति जो आग्रह है उसी को इतिहास कहा गया है कि आप सत्य खोज करके, क्योंकि सत्य आपका आगे के भविष्य के लिए शिक्षा का काम करेगा और पुरानी चीज आपके सबक का काम करेगा कि हमें कौन से काम नहीं करने हैं। इसीलिए आज देखें कि इतिहास के अंदर के माध्यम से जो सबक हमारे सामने आए, आप ये बताइए कि 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनको कोई पाठ पढ़ाने के लिए गया था प्रताप का जी। या 1947 के जो शहीद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किसी ने पाठ पढ़ाया था जाकर के, या कोई नारा दिया था, या कोई जीत का मंत्र दिया था जी। किसी नेता ने जाके जीत का मंत्र दिया था। एक हवा के अंदर एक प्रेरणा थी और वो प्रेरणा प्रताप की थी। तो मेरा ये मानना है कि इतिहास हमारी हवा में व्याप्त प्रेरणा है जी। आप खिड़की दरवाजे बंद करके अपने वहां हवा आने से रोक सकते हो, लेकिन जब भी खुलेंगे तब वो हवा आएगी जी। आप हवा बदल नहीं सकते हो, वो इतिहास की हवा है जी। तो मेरा ये मानना है कि इतिहास को आपको उस ढंग से लेना चाहिए, बड़े स्वस्थ ढंग से लेना चाहिए, और उसमें अगर हमारी कोई भी चीज है तो उसको वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कहीं ये प्रयास हो कि उस चीज को इरिटेशन अगर क्रिएट कर रही है कोई चीज, तो वो चीजें मैं उसको भी ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें इरिटेशन भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन इतिहास को जो है कि हमें, आप देखिए कि खानवा हम हारे, तो मुगल कोर्ट में भी लिखा गया खानवा हारे। मेवाड़ के जो इतिहासकार थे उन्होंने भी लिखा खानवा हारे।
आप देखिए उदयपुर के इतिहासकार डॉक्टर GN शर्मा, जी जिनकी किताबें पढ़ करके मैंने इतिहास पढ़ा है, जी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर में प्रोफेसर हुआ करते थे, जी और उदयपुर में ही वो उनका निवास स्थान बटियानी चोट्टा में है। जी उन्होंने सबसे पहले प्रताप को भगोड़ा लिखा। जी आप कल्पना कर सकते हैं, हम्म भगोड़ा लिखा, पलायनवादी लिखा, और ये लिखा कि प्रताप के कारण मेवाड़ जो था वो कमजोर हो गया। मेवाड़ में वैसी हवेलियां नहीं बनी जैसे कि जयपुर और आमेर और बीकानेर उधर बनी थी, वैसी हवेलियां यहाँ पर नहीं बनी, जी वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये लिखा है। GN शर्मा के घर में तो आग नहीं लगेगी, GN शर्मा को गालियां नहीं दी गई, GN शर्मा उनकी डेथ भी यही हुई, उनका दाह संस्कार भी, उनका परिवार भी सारा, उनके दोनों पुत्र यहीं रहते हैं। जी उन्होंने लिखा। और आप तो यहाँ तक देखिए कि जो सिटी पैलेस से जो बुक निकलती है, सिटी पैलेस से क्या जो प्रताप के कहते हैं प्रताप के वंशज है, वो उनको मेवाड़ रत्न मानते हैं। मैंने प्रश्न उठाया है, मैंने उठाया मनु जी ये प्रश्न सिटी पैलेस में ही उठाया कि जिन्होंने प्रताप को भगोड़ा लिखा उनको आपने मेवाड़ रत्न का दर्जा दे रखा है। जी ये प्रश्न अभी मैंने 6 महीने पहले उठाया है, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे लाग लपेट नहीं है और मुझे किसी का मान सम्मान भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि मैं तृप्त हूँ। आप बड़े बेबाक निर्भीक हैं, आपकी भाषा शैली भी ऐसी, और हमेशा आप ऐसे बोलते हैं। एक इतिहासकार को छोड़ दें, सिर्फ मेवाड़ी हो आप, और उस पर मेवाड़ की अगर बात करें, इतिहास जो भी रहा, वर्तमान काफी बदल चुका है। राजसमंद से दिया जी भी लड़ी हैं चुनाव, और उनके बाद में अब जो संबंध है वो अच्छे होने लग गए, और महेंद्र सिंह जी और विश्वराज सिंह जी और महिमा कुमारी जी को टिकट दिलाने में भी श्रेय उनका जाता है। ये एक तरह से संधि मान सकते हैं, या जो भी कुछ माने, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो पॉलिटिक्स में ऐसा है कि इतिहास की अगर बात है जी इतिहास के कोई पन्ने खोलने हैं तो आप मुझे कहिए, बेशक मैं मतलब कि उन पन्नों को खोलूंगा जी। अब पॉलिटिक्स में जिस दिन आ जाऊंगा जी उस दिन आप जितने भी प्रश्न मुझे पॉलिटिक्स को लेकर के पूछेंगे वो मैं निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं है, अभी मैं राज्य सरकार। मेवाड़ का मूल्य हमेशा समरसता का रहा है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ रही है। हम अगर मुगलों से लड़ रहे हैं तो हमारा हकीम का सूर को हम तलवार दे देते हैं। तो ये जितना अब जो भी विरोध करना चाह रहा है, अंतिम क्वेश्चन यही है कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कौन सा इतिहास उन्हें पढ़ना चाहिए, या किस तरह की उनकी जो काल्पनिक किताबें हैं उनके अंदर, जो भी जहां से सुन के वो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं ऐसा है कि जो मैंने पहले कहा कि मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ, मैं उनको मैसेज नहीं दे रहा हूँ, उनसे निवेदन कर सकता हूँ। मेरा भारतीय होने के नाते, उनके समाज का अंग होने के नाते, छोटा भाई माने बड़ा भाई माने, मेरे जो बड़े हैं वो मुझे छोटा माने, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी बात को जिस ढंग से लिया जाना चाहिए, इतिहास को जिस ढंग से लिया जाना चाहिए, उसी ढंग से इतिहास को अगर लिया जाएगा तब तो मैं मानता हूं कि हमारे समाज में कोई विकृति नहीं आएगी। और अगर इतिहास के कोई अलग ढंग से अपने पहलू निकाले जाएंगे, जैसा कि आजकल मैं देखता हूं कि आम रूप से हो रहा है मनु जी इस देश में, मायने उसके जो मायने हैं वो मायने रखे जाएं, अपनी तरफ से अलग अलग मायने जो हैं वो स्थापित नहीं किए जाएं। और ये बात भी तय है कि वक्त किसी का नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि वक्त हमारा है, मैं कहता हूं कि जो किसी का नहीं हुआ वो वही वक्त कहलाता है, और वक्त किसी को माफ नहीं करता है। आज भी हम उन्हीं लोग महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति की, हमारी एकता की, हमारी सामाजिक समरसता की को लेकर के अपना त्याग किया और जिए। आज कट्टर लोगों को याद नहीं किया जाता जी। ये साफ है। अगर कोई सोचता हो कि कट्टरता को याद किया जाता है, आज औरंगजेब को विलेन के रूप में याद किया जाता है जी। उसकी कट्टरता को विलेन के रूप में याद किया जाता है। आप देख ले पॉजिटिविटी से कहाँ औरंगजेब को याद किया जाता है जी। एक भी उदाहरण बता दें आप मुझे। तो ये चीज तो हमारी जो है कि मैं वही चीजें कह रहा था कि प्रताप ने, आप देखें कि हकीम का सूर जो कि एक मुस्लिम पठान है, उनको यहाँ पर हरावल में खड़ा कर दिया, जहां पर हमेशा चुंडावत लड़ते आए, उनके त्याग तपस्या के कारण चुंडा की। लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया,
किसी भी राजपूत ने विरोध नहीं किया। प्रताप ने पहली बार ये बताया कि आरक्षण नहीं, योग्यता को आगे लाओ। आप मायने समझिए, हम 75 साल बाद भी आजादी के ये चीज इस देश में खड़ी नहीं कर पाए। क्या प्रताप ने 500 साल पहले बताया था कि जब योग्यता को आगे रखा जाएगा तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। उस आरक्षण, अघोषित जो आरक्षण था, उसको समाप्त किया प्रताप ने। हल्दी घाटी का युद्ध उसका प्रमाण है जी ये सामने है जी। ये चीजें आपके सामने है। इस टॉपिक से हटके एक सवाल है, बीलू राणा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अब वर्तमान में जो विवाद हो रहा है, आदिवासी जो नेता है, आदिवासी जो लोग हैं, वह अपना मानते हैं, इधर सोलंकी जो राजपूत है, पन्नरवा वाले, वो कहते हैं हमारे ये वंशज पूर्वज हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए कि सबसे पहली चीज जो अप्रोच जो है, मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ जी कि जो महापुरुष हुए, जो भी अपौरुषेय शक्तियां हुई है, उनको किसी फ्रेम में बांधा जाए। जी वो उस फ्रेम में से बाहर निकल के ही तो बड़े बने। अगर उस फ्रेम में रहते वो बड़े नहीं बन पाते। मैं कितनी बार मैं कहता हूं क्या कि अगर तो मैं ब्राह्मण हूं, फिर तो मुझे परशुराम पे शोध करना चाहिए। महाराणा प्रताप राजपूत थे भाई। अगर आइकॉनो खाली राजपूतों की है तो फिर मैंने तो ठीक काम नहीं किया है। और मैं तो परशुराम जी से वंशज होने के नाते उनके साथ में गद्दारी की फिर तो मैंने। तो ये चीजें जो है, इसकी मैं कोई जगह नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उस फ्रेम में से किसी भी जाति, धर्म, प्रांत, आप देखिए प्रताप का कद जो है, बाहर प्रताप के चबूतरे बने हुए हैं। मॉरिशस में आप जाइए, वहां पर आपको चेतक के चबूतरे, प्रताप के चबूतरे मिल जाएंगे। ऐसे 20 देशों का मैंने एक बार बताया था कि 20 देशों में जो घोड़ा फर्स्ट आता है उसको आज भी चेतक कहा जाता है। चेतक मानदंड बन गया, वो संज्ञा नहीं है अब सर्वनाम भी नहीं है, अब विशेषण है। तो जो संज्ञा से विशेषण बन गए, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया, चाहे राणा पूंजा हो, मामाशाह हो, प्रताप हो, चेतक पशु हो, है हल्दी घाटी क्षेत्र हो, चाहे अपने आप में, उसको मैं कुरुक्षेत्र कहता हूँ। ये जो हमें कर्मयोग की प्रेरणा देता है, अपना सर्वस्व न्योछावर की प्रेरणा देता है, प्रताप ने निष्काम किया है। किसके लिए किया? आज हम मेवाड़ी लोग जो बोलते हैं कहीं जाकर के, साहब हम मेवाड़ से आए हैं, ये गौरव किसने दिया है? ये गौरव किसने दिया है? प्रताप के कारण हमें गौरव मिला हुआ है। जहां पर हम ये कहते हैं कि साहब हम जो है मुंह के धनी होते हैं, मूछ के धनी होते हैं, बात के धनी होते हैं, हम स्वतंत्रता की कीमत ज्यादा जानते हैं, हम गुलामी को पसंद नहीं करते हैं। आज हम नहीं, तो मेरे सवाल का जवाब सही शायद मुझे नहीं मिला या दर्शकों को नहीं मिला। हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब जो जिसको दे दिया वो उनका नाम हो गया, लेकिन सवाल जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा भील क्षेत्र है जी, भौमट क्षेत्र जो था पूरा जी, वो पूरा यहाँ पर जितनी भी आप बस्ती रही है सब भीलों की रही जी है। और ये मेवाड़ के अधीन ना होकर के मेवाड़ का मैत्री संघ के मैत्री राज्य के नाम से था जी, और उन्होंने हमेशा मेवाड़ को सहयोग किया। और हल्दी घाटी के युद्ध में भी भीलों की सेना के साथ में राणा पूंजा ने यहाँ आकर के उस राष्ट्र यज्ञ में अपना योगदान दिया है जी। क्या आप मैं प्रश्न उठाता हूँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से 4 प्रश्न उठा रहा हूँ जी, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं, प्रश्न उठाने का अधिकार भी है। दर्शक सारे कमेंट्स में देना अपनी प्रतिक्रिया, सवालों के जवाब जी बताइए। मैं पूछता हूँ, अब मैं पूछने लगा हूँ 25 साल बाद 5 किताबें लिखने के बाद मैं आज पूछता हूँ कि मुगलों की सेना हल्दी घाटी के युद्ध में जीती थी, जो इतने सालों तक पढ़ाया गया, वो एक भी प्रमाण हमें ला करके दे कि वो जीते थे या नहीं जीते थे। आज प्रमाण मैं मांगता हूँ, दे वो प्रमाण। बिना प्रमाण के वो आज दिन तक हमारे कोर्सों में पढ़ाते रहे जी। आज एक भी प्रमाण प्रस्तुत करें, वो मैं मांग रहा हूँ। जैसे मेरे से प्रमाण मांगे गए, वो भी प्रमाण लाए कि किस आधार पर वो कह रहे हैं जी। उनका सिक्का चला नहीं, उनके ताम्रपत्र मिले नहीं, उनके फरमान मिले नहीं, जमीन पे उनका कब्जा नहीं, उनका किलेदार नहीं, उनका फौजदार नहीं, उनका सिक्का नहीं। बदायूं लिख रहा है कि हम हल्दी घाटी की एकमात्र उपलब्धि है राम प्रसाद हाथी है, एकमात्र उपलब्धि। अकबर नाराज होकर उनको मान सिंह को, आसफ खां को सजा दे रहा है। युद्ध में सामना हुआ तो मान सिंह मुकाबला नहीं करके
अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। आप समझिए इन चीजों को। और फिर भी आपने इतने सालों तक पढ़ाया कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो था वो मुगलों की सेना जीती थी। किसी ने प्रमाण मांगा? नहीं मांगा। हमारे में स्वाभिमान शून्यता थी। आज मैं काम करने के बाद में, इतिहास को पढ़ने के बाद में, स्वाभिमान के साथ में आज मैं मांगता हूँ कि वो अपना प्रमाण प्रस्तुत करे कि मुगल सेना जीती थी। इतने सालों तक हमारी पीढ़ियों को, हमारे नौनिहालों को स्वाभिमान शून्य किया गया, ऐसा इतिहास पढ़ा करके जी। ये मेरा प्रश्न है। और आप ये बताइए कि अगर कोई किसी जाति विशेष का नेता है, जब भी जौहर हुए सर्व समाज ने जौहर किया है जी। सिर्फ राजपूतों की स्त्रियां ही नहीं थी, ये मैं टीवी चैनल पे कितनी बार बोला हूँ। सर्व समाज, सैनिक जो थे सर्व समाज के थे, सिर्फ राजपूतों ने संघर्ष नहीं किया है। हाँ, नेतृत्व तो उनका रहा होगा, लेकिन सर्व समाज के सैनिक उसके अंदर मौजूद थे। 36वीं कौम जिसको आज कहा जाता है जी। वो संघर्ष था। अगर अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की तो उसमें सर जो थे वो सभी जातियों के थे, खाली राजपूतों के नहीं थे जी। हमें उस उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा। अगर खाली जाति विशेष का झगड़ा होता तो आज भी आप जाति विशेष का करा के देख लो। आप जब तक पूरा समाज संकलित रूप से सामने नहीं आता है तब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। मनु जी, इतिहास का सबक है जी। ये इतिहास का सबक है। इसलिए आप देखें कि उस समय जब वो जो मोहम्मद गौरी ने जाकर के जो लूटा है गजनबी ने जी। अपने सोमनाथ को, वहां से लेकर के घुसा वो और ठेठ गुजरात में जाकर के सिर्फ मेवाड़ में उसका विरोध किया गया, बाकी और कहीं उसका विरोध नहीं हुआ। क्योंकि उस समय ये चीज जो थी कि साहब ये जो है कि ये जाति वाले करेंगे तो ये तो हमारा शोषण करते हैं जी। समझो आप। तो ये जो सारे हमारे संकलित प्रयास हुए हैं, जो पूंजा की शक्ति किसकी थी? भीलों की शक्ति थी। आप पूंजा को, राणा पूंजा के बारे में जो जाति को लेकर के जो बातें कही जाती है, पूंजा की जो सारी शक्ति थी वो किस पे बेस्ड थी ये बताओ? भीलों पे थी। सारी सेना उनकी किसकी थी? भीलों की थी। आज मेरे मोहल्ले का पार्षद अगर मान लो कोई दूसरा बनता है, किसी जाति विशेष का बनता है, तो मैं तो वो नहीं हो गया, वो मेरे पार्षद, मेरे मोहल्ले के पार्षद, यानी वो पार्षद होने से सब वो हो गए। ऐसा ये इस तरह की ये जो जिनको कुतर्क कहते हैं, उन कुतर्कों को ला करके खड़ा किया जाता है। तो मैं इतिहास में, आप देखिए मेरे लेखन में भी मैंने इसकी सावधानी रखी है जी। मैंने उनको उसी महापुरुष के रूप में चित्रित किया है, किसी पर्टिकुलर जाति के आइकॉन के रूप में कभी भी किसी मैंने नहीं माना है। और यही हमारी समाज, संस्कृति और इतिहास के हित में है जी, मानव जाति के हित में मनोज जी। और मैं मानता हूं कि आपका जो उदयपुर चैनल है, उन्होंने भी समय समय पर, जैसे कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक वेब सीरीज में जहाँ पर चेतक के नाम का एक अश्लीलीकरण किया गया था जी। और आपने, हिंदुस्तान में पहला चैनल था जिसने उस वेब सीरीज को देख करके ये प्रश्न उठाया और आपने उसका विरोध किया और आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। ये सरोकार क्या है आपके जी? जैसे पूरा हिंदुस्तान सहन कर रहा था, फिल्म इंडस्ट्री, सेंसर बोर्ड सहन किए हुए बैठे हुए हैं, चाहे कितनी नैतिकता के दावे कर लें, सरकारें कितनी नैतिकता के दावे कर ले, लेकिन सेंसर बोर्ड से वो चीजें निकली है जी। भाषण देते हुए उन नेताओं को चेतक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वेब सीरीज में अश्लीलीकरण किया जाता है तब उनका बुरा नहीं लगता है। वो मनु को बुरा लगता है, उदयपुर चैनल को बुरा लगता है, चंद्रशेखर को बुरा लगता है जी। बात उसकी है मनु जी। और आपने हमेशा ये कोशिश की है आपके माध्यम से कि जो चीज गलत है उसको गलत कही जाए और जो गलत है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए, उसको प्रमोट नहीं किया जाए। तो ये चीजें गलत है। इन चीजों को लेकर के आप, या तो अगर आप ज्यादा मेवाड़ को ये करते हैं मध्यकाल को लेकर के, तो कहीं कहीं आप हीनता की भावना से ग्रस्त हैं। आप मेवाड़ को पराया क्यों मानते हो? आप मेवाड़ को लेकर के गौरव अनुभव करो, नहीं प्रताप आपके भी है जी। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरा मैसेज है कि प्रताप सिर्फ मेवाड़ के नहीं है। आप देखिए वो वियतनाम संघर्ष कर रहा है, उसने कहा था होची मिन ने कि साहब हमने प्रताप से प्रेरणा ग्रहण की, क्या? तो प्रताप उनके भी है जी। तो मारवाड़ के कैसे नहीं हुए? ढूंढाड़ के कैसे नहीं हुए प्रताप जी? क्या कैसे नहीं हुए जी? है सभी जब वियतनाम के हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं है जी? तो आप उनसे, आप इतना छोटा मत बनाइए अपने आप को जी। इतना छोटा नहीं बनाना अपने आप को कि आप इस तरह से। और अगर मान लो ये बात है तो इतिहास पढ़ो, आपको पता लगेगा। सामने है कि उस समय जो मेवाड़ का कद था वो अपने आप में कद ऐसा था कि अकबर को रात को नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी अकबर को जी। क्या? तभी तो हमारे यहां तक लिख गए, अकबर सूतो ओज के जान सिराने साहब,
माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा राणा प्रताप। रात को जैसे सांप सिराने हो और आदमी को नींद नहीं आए, वैसे अकबर को नींद नहीं आती थी। 25 साल लगा दिए अकबर ने पूरा अपना एक सपना पूरा करने के लिए, तब भी यहाँ की सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो कि मेवाड़ की इंपॉर्टेंस, तो मेवाड़ की इंपॉर्टेंस रहेगी। कोई उसको कम आके तो कम नहीं हो जाती, किसी के कम आंकने से कम नहीं हो जाती। और हर शासक अपने राज्य का उस समय की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उस समय के जो डेवलपमेंट है, वो वक्त के साथ में सब जगह होते आए हैं। मैं मानता हूँ कि वो आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर आप कोई डेवलपमेंट करते हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है, जो सीधा आपको जनता से जोड़ता है। लेकिन उससे हट करके क्या चीजें हैं, क्या आपने छोड़ी? तो मेवाड़ का कद जो है, आप तो भाई साहब आप इतिहास की बात कर रहे हो, भारत के इतिहास में से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो वो मजा नहीं आएगा, बचेगा क्या? बचेगा नहीं। और राजस्थान के इतिहास में से आप मेवाड़ का ये निकाल दो और मेवाड़ में से भी महाराणा प्रताप का निकाल दो, ये मैं उनको मैसेज भी दे रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ। इस तरह से पानी के अंदर लठ मारने से, लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि पानी को हमने काट दिया, लेकिन ये ताकत किसी भी लकड़ी में नहीं है कि पानी को काट दे। उस समाज का निर्माण जो है वो हमारे को करना है, और जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो उतनी बात करेगा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि हमारी विरासत अच्छी रही है और हमारा भविष्य भी अच्छा हो, ये हमारे दृष्टिकोण में हमारे में होना चाहिए। मैंने इसी को लेकर के आप देखें कि कितने विवाद उठे। हल्दी घाटी क्षेत्र में भी जब शिलालेख हटाने की बात मैंने कही, शिलालेख हटे जो गलत लगे हुए थे, तब मेरे पास ये प्रपोजल भी आया कि साहब वहां पर कुछ मजारें भी बनी हुई है। मैंने कहा देखिए ये मेरा विषय, मैं इतिहास की बात करूंगा कि इतिहास में अगर कोई शब्द गलत लिखे हैं वहां पर, जो पर्यटक जाकर के देख के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब राजपूती सेना पीछे मुड़ गई, मैंने कहा ये हटने चाहिए। बादशाह बाग नामकरण कैसे होना चाहिए? जो गुलाब बाग है हमारा, जो गुलाब बाग है, वहां सेना थोड़ी देर के लिए रुक गई। हाँ, मोलेला कैंप की जगह आप लगा दो, क्या कैंप लगा मुगलों का। प्रताप ने मुगलों की छाया बर्दाश्त नहीं की, मुगल तो छोड़ो, मुगलों की छाया बर्दाश्त नहीं की। आप देखिए मेवाड़ के मारवाड़ की तरफ 200-250 साल तक संबंध नहीं रहा है। उसके बाद में प्रताप के उस संघर्ष के बाद में 250-200 साल तक संबंध नहीं रहा है, कोई रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रहा है। उसके बाद में वापस शुरू हुआ। तो ये एक इतिहास में हमें प्रताप का कद अपने आप में जो है, इसलिए अगर सैकड़ों करोड़ों लोग ये बोलने लगे उससे प्रताप का कद छोटा नहीं हो जाता है क्या? कभी भी प्रताप का कद छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बांस लेकर के बादलों को फोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो ये थे चंद्रशेखर जी, इतिहासकार हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी और निर्भीकता से अपनी बात रखी। अब शायद सभी दर्शकों को भी लग जाए कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है। मेवाड़ से बहुत कुछ सीखना चाहिए, प्रताप से बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया पूजती, और यही वजह है कि उन्हें देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। तो कोई भी संकीर्ण मानसिकता न रखें, और अगर अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी दें तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के बाद में एक मनुज जी, एक बात मैं बहुत अच्छी बताना चाहता हूं जो समाज के हित में है। आप देखिए कि उस समय पूरे भारत का जो आप देखें कि मध्यकाल का देखें, संविधान देख लें, आज तक का संविधान देख लें, कोई ऐसा आपको संविधान नहीं मिलेगा जिसमें किसी सुपर पावर को वहां का राजा माना गया हो और अपने को उसका मुनीम या दीवान मान करके शासन चलाया हो। ये एक सबसे बड़ी खूबसूरती थी जो हमें मेवाड़ में देखने को मिलती है कि एकलिंगनाथ को अधिपति माना गया और खुद को दीवान मान करके, और दीवान मानने के पीछे कारण भी यही था कि कभी भी आप में अहंकार नहीं आए कि हम यहाँ के शासक है, क्योंकि शासक शब्द में ही अहंकार की बू आती है, अधिपति शब्द में ही बू आती है आपकी ईगो की, और मेवाड़ हमेशा इससे दूर रहा है। तो मैं मानता हूं कि प्रताप जो थे उन्होंने सच्चे दीवान के रूप में शासन चलाया है, सच्चे दीवान के रूप में। प्रताप की जो किताबें हैं वो विश्व वल्लभ नाम से मिलती है। पूरे विश्व का वल्लभ करना है, खाली मेवाड़ का वल्लभ नहीं है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, उस पुस्तक का नाम देख लीजिए आप, कि नाम दिया है विश्व वल्लभ।
मेवाड़ वल्लभ नाम नहीं रखा है उसका जी। कि मेरे मेवाड़ के लोगों के लिए ही है, जी। पूरे विश्व के लिए। ये प्रताप की अप्रोच है सर। जी। मध्यकाल में ये अप्रोच थी 500 साल पहले, जो संकीर्णता का काल था। जी। आज प्रताप होते तो क्या कमाल होता है। जी। तो मेवाड़ कभी भी अहंकारी नहीं रहा, मेवाड़ हमेशा स्वाभिमानी रहा और उसी स्वाभिमान की वजह से आज भी मेवाड़ का इतिहास दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा है। देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।